हाय, मैं हूं दानियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद NTSSP में। अगर आप क्लास बीएससी के स्टूडेंट हैं और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन तो ले लिया था 2 महीने पहले, लेकिन अभी भी कुछ डाउट्स दिमाग के अंदर बसे हुए हैं। डाउट नंबर 1 के जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं वो प्रिपेयर कैसे होंगे। डाउट नंबर 2, हमने 12th में तो बायोलॉजी पढ़ी ही नहीं थी, और जब 12th में बायोलॉजी नहीं पढ़ी थी और अब जब हम बीएससी में आए हैं तो हमारा जो मेजर पोर्शन है वो जूलॉजी और बॉटनी ही है। तो अब हम जूलॉजी बॉटनी को कैसे प्रिपेयर करें। इवन कुछ बच्चों को तो अभी सिलेबस भी नहीं पता होता कि हमारे बीएससी में क्या सिलेबस है, किस तरीके से हमें उस सिलेबस को प्रिपेयर करना है। तो उन सारी चीज़ों की बात करेंगे आज हम लोग इस अपनी पूरी वीडियो में। तो अभी सिंपल सा आप वीडियो को देखते रहिए और आपके सिलेबस से रिलेटेड, जूलॉजी से रिलेटेड, बॉटनी से रिलेटेड एंड इवन केमिस्ट्री से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस आपको समझाया जाएगा और साथ ही साथ आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन भी कराई जाएगी आपके एग्जाम्स तक। तो अभी यहाँ पर सिंपल सा ध्यान दीजिएगा कि जो जूलॉजी का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें आपके पास टोटल 8 यूनिट्स होंगी। अगर सिर्फ ये 8 यूनिट्स आपने प्रिपेयर कर ली तो 100% आपका बीएससी बेहतरीन तरीके से निपटेगा। और इन 8 यूनिट्स में आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है भाई साहब, 4 यूनिट्स आपकी पढ़ी हुई हैं। 8 यूनिट्स जो टोटल बीएससी जूलॉजी के सिलेबस में हैं उसमें से 4 यूनिट आपकी ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। आपने कहाँ पढ़ रखी हैं? अगर आपने अच्छे तरीके से क्लास 12th को किया है, और अगर आपने क्लास 12th नहीं किया है तो फिर आपको ये 8 की 8 यूनिट्स भी करनी होंगी। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि यार हमने 12th तो किया ही है, ऐसा थोड़ा ना कि हमने 12th नहीं करा। क्या 12th किया है या 12th में पढ़ा है? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आपने सिर्फ 12th बायोलॉजी से किया है और आपने 12th बायोलॉजी को पढ़ा है तो पढ़ने में और सिर्फ 12th करने में बहुत डिफरेंस है प्रेजेंट टाइम में। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या दिक्कतें रहती हैं हमें जब सिंपल सा बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं। देखो, बीएससी में एडमिशन में कुछ चीज़ें हमारी ऐसी रहती हैं जो हर टाइम हमारे दिमाग में बसी रहती हैं और शायद वो 1-2 सेमेस्टर्स निपटने के बाद में क्लियर होती हैं कि अरे हम क्या कर रहे थे, हम तो कंफ्यूजन में ही हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है हमारे साथ, क्या हो रहा है, बीएससी में एडमिशन लेना ठीक किया या गलत कर लिया, अब कुछ नहीं मिला था तो ही बीएससी में एडमिशन ले लिया। भाई साहब, बीएससी बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप ध्यान से करते हो। अगर बीएससी आप पूरी लगन के साथ करते हो या अगर आप बीएससी में थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाते हो अपना, तो बहुत अच्छे से आप बीएससी को कर सकते हो। जो मेन प्रॉब्लम्स किसी भी एक नॉर्मल स्टूडेंट के साथ, मेरे साथ भी हुई थी जब हम बीएससी में थे, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अगर देखें तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं बीएससी में। पहली सबसे बड़ी जो हमारे पास क्वेश्चन उठता है वो यही उठता है कि यार अच्छी कोचिंग नहीं मिलती बीएससी में। जब आप 12th में होते हो और 12th में तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं पढ़ने के। 12th का सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास NTSSP ही है। हम लोग की टीम है जो आपको 12th में सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। लेकिन बीएससी में ये क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या बीएससी में हमें कहाँ पर पढ़ना है। बीएससी में कोचिंग्स आपको नहीं मिलती, इवन नोट्स नहीं मिलते, समझ में नहीं आता पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, और प्रीवियस ईयर्स के अगर पेपर्स मांगते हो तो सीनियर्स पेपर्स भी नहीं देते। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने यही है कि हमें कोचिंग वगैरह नहीं मिलती, और जब हमारे पास कोचिंग नहीं होती तो फिर यहाँ से एक दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास आती है, गाइडेंस की कमी। कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमारा सिलेबस क्या चल रहा है, हमें क्या सिलेबस प्रिपेयर करना है, हमें कितने क्वेश्चन प्रिपेयर करने और किस तरीके से हमें जूलॉजी को या बॉटनी को या केमिस्ट्री को मैनेज करना है अपने साथ में। जब हमारे पास गाइडेंस नहीं होती, जब हमें सिलेबस नहीं पता चलता, तो सबसे बड़ी क्लियर है कि सिलेबस हमारा क्लियर ही नहीं रहता। जब हमें सिलेबस क्लियर नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारा सिलेबस क्या है, तो हम तैयारी किस चीज़ की करेंगे। हम तो सिंपल सा वही 12th क्लास का सोचे हुए थे कि मेंडल ने 3 एक्सपेरिमेंट कर लिए और वो तीनों लॉस को हमने रट लिया। क्या खाली बीएससी में वही है? सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना है, सारी चीज़ों में देखना, और ये सारी परेशानियां जो बीएससी में हमारे साथ में खड़ी होती हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न है 12th। सबसे बड़ा रीजन है 12th। अगर आपने 12th को प्रिपेयर नहीं करा है, 12th की बायोलॉजी अगर आपने नहीं पढ़ी है, तो भाई साहब 100% आपको बीएससी में प्रॉब्लम होगी। तो आपको बीएससी में मेहनत करनी पड़ेगी। बीएससी में नहीं, किसी भी बायोलॉजी रिलेटेड कोर्स में अगर आपने 12th की बायोलॉजी खराब करी है अपनी, तो आपको आने वाले किसी भी एग्जाम्स में, आपको बीएससी में या किसी भी कोर्स में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 11th-12th प्रिपेयर है तो ये समझो मेजर सिलेबस हमारे कवर में होता है। अगर हमने 11th-12th तैयार कर रखा है और अगर हमारा 11th-12th वीक है, बेस ही हमारे तैयार नहीं है, तो हमें आगे की सारी चीज़ों में बहुत दिक्कतें हो सकती है। मेन
जब बीएससी में एडमिशन लेते हैं तो एक दिमाग में एक चीज और चलती है, या कुछ लोग हमें ऐसा करके बता देते हैं कि यार तुम एक काम करो, सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लेते हैं ना, थ्योरी के क्लासेस छोड़ देना। सबसे बड़ी दिक्कत भाई साहब यही है, आपके दिमाग में एक सिंपल सा चलता है कि अरे क्या प्रैक्टिकल ही ज्वाइन कर लें, थ्योरी के क्लास ना लें। थ्योरी में आपको कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई जाती हैं, थ्योरी में आपको कॉलेज में A to Z सारा सिलेबस कराया जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आप रेशियो देखो जाकर लैब में और लेक्चर थिएटर में, तो लेक्चर थिएटर में बच्चे बहुत कम आते हैं और लैब में बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बीएससी का, आपका खुद का। क्यों? क्योंकि आप जब थ्योरी क्लास में जा ही नहीं रहे हो, तो जो भी आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं वो बहुत टैलेंटेड लोग हैं। जब वो आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं तो आप उनसे पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, मतलब आप सिर्फ प्रैक्टिकल में जा रहे हो, थ्योरी में नहीं जा रहे हो, तो आपने अपना पूरा फ्रेम एक तरीके से खराब ही कर लिया। ये बड़ी दिक्कत रहती है बीएससी के स्टूडेंट्स के साथ में। उसके साथ में जो सबसे बड़ा इशू आता है टाइम मैनेजमेंट, कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। ये सिर्फ बीएससी का इशू नहीं है भाई साहब, ये तो हर क्लास का, बीएससी हो, एमएससी हो, मेरा हो या 9th-10th के बच्चों का, सभी का एक सबसे बड़ी इशू यही रहता है कि टाइम कैसे मैनेज करें। सुबह में कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से वापस आते हैं तो थक इतना जाते हैं, घर के काम करते हैं, फिर तो दिल ही नहीं होता पढ़ने का। तो टाइम को तो मैनेज ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा। जिंदगी की किसी भी फेज में आप हो, अगर टाइम मैनेज नहीं है तो आपके साथ परेशानियां ही परेशानियां खड़ी होंगी। लास्ट और सबसे खतरनाक जो हमारा पॉइंट है वो ये है, जो सबसे ज्यादा बच्चों का कहना होता है, लैंग्वेज बैरियर। आज के टाइम में अगर आप सिंपली सा देखो, 100 बच्चे अगर क्लास में हो तो 100 में से 20 या 25 इंग्लिश मीडियम के होते हैं बीएससी में, बाकी सारे हिंदी मीडियम से होते हैं। मीडियम हिंदी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम खराब है, हिंदी मीडियम बेस्ट मीडियम है। लेकिन अगर आपने हिंदी मीडियम में सारी चीज़ें शुद्ध हिंदी भाषा में पढ़ रखी हैं तो आपको बीएससी नहीं भाई साहब हर चीज़ में दिक्कत होगी। मीडियम लैंग्वेज कोई बैरियर होता ही नहीं है। बैरियर ये तब बनता है जब हम सिर्फ उतने में ही समाये रहते हैं। अगर आप हिंदी से निकल कर थोड़ा सा आप हेडिंग्स को इंग्लिश में डालो, आप थोड़े से वर्ड्स को इंग्लिश में यूज करो, या सिर्फ जो जब आप अपने नोट्स बनाओ ना, तो जो उसमें लिखे होते हैं कि कहते हैं, होता है, पाया जाता है, या इस टाइप की जो चीजें होती हैं, कोई भी आप सेंटेंस लिख रहे हो, साइंटिफिक नेम्स लिख रहे हो, वो सारी तो आपको इंग्लिश में करनी है। सिर्फ जो लैंग्वेज आपकी बेस रहती है उसको आप हिंदी में कर लो, बाकी सारी चीजें आप इंग्लिश में चलने दो। तो ये लैंग्वेज बैरियर बनता है बच्चों के साथ में, लेकिन उस लैंग्वेज बैरियर को बनाना नहीं है। ठीक है, अब देखो सिंपल से लैंग्वेज बैरियर में क्या है भाई, जैसे आप सेल पढ़ लो, साइटोलॉजी पढ़ लो, तो सेल को तो आप सेल ही बोलोगे, या शुद्ध हिंदी में आप बोलोगे तो कोशिका बोल लोगे, तो सेल या कोशिका कहोगे। इसके अलावा कोई और शब्द आप सोचो तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इतना सिंपल सी ये तो दिक्कतें हमारे साथ आती हैं बीएससी में। और इसमें जो मेन पहला, क्योंकि आज हम लोग फर्स्ट डे कर रहे हैं इसका बीएससी का, और सारी बीएससी के क्लासेस हम लोग आपके साथ लेकर चलेंगे इसी चैनल के ऊपर। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बीएससी से रिलेटेड आपको सारी चीजें फ्री A to Z कंप्लीट नोट्स के साथ मेरे साथ आपको इसी चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। चैनल का नाम आपने देख ही लिया होगा, क्वांटम डीएनए विद NTSSP। तो अभी अगर हम लोग सिंपल सा देखें कि बीएससी का सिलेबस हमें कैसे स्टार्ट करना है, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। कि अभी सपोज करो आज ही तुम नए पैदा हुए और तुमने नया एडमिशन लिया है बीएससी में आकर, तो सिंपल कुछ नहीं करना, फोन तो सभी लोग के पास होगा। सिंपल सा अपना फोन खोलो, फोन में आपके पास कोई ब्राउजर होगा या गूगल होगा, उस ब्राउजर के ऊपर जाओ और सिंपल सा ब्राउजर पर जाकर लिखो MJPRU। सिर्फ लिखोगे MJPRU, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, ऐसे करके एक पहला आपका पेज आ जाएगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको इस तरीके से एक अपडेट टाइप में मिलेगा, इसको हटा देना है। फिर आप यहाँ पर जब देखोगे, इधर अगर आपको दिख रहा हो, ये क्या लिखा है, होम सिलेबस। सेकंड नंबर पे आपको सिलेबस दे रखा है, आपको सिंपल सा सिलेबस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सिलेबस पर क्लिक करोगे एक पेज खुलकर आएगा जिसमें सारे सिलेबस आपको दे रखे होंगे। अब इसमें आप जिस सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए आपको उस सब्जेक्ट को ढूंढ लेना है। अभी हम लोग बात क्योंकि जूलॉजी की, एनिमल साइंस की कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर लिखा है जूलॉजी UG न्यू, तो ये न्यू वाले पे क्लिक करना है, क्योंकि इसके नीचे आपको और भी जूलॉजी के सिलेबस मिलेंगे। जो जूलॉजी के सिलेबस कौन से हैं, वो पुराने सिलेबस हैं। तो NEP के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस है वो ये है जूलॉजी का। ठीक है, तो आपने साफ साफ देख लिया होगा, जूलॉजी UG न्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक PDF की फॉर्म में खुलकर आएगा। तो उस PDF को आप यहाँ से सीधे सीधे या तो ओपन कर लो, या फिर आप सीधे सीधे उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो फर्दर यूज के लिए। ठीक है, तो यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे, किसी भी जो भी आपके फ़ोन में क्या बोलते हैं उसको, PDF रीडर, एडोब रीडर, कोई भी इस टाइप का, उससे आप सिलेबस को खोल सकते हो। तो ये जूलॉजी का पूरा सिलेबस है, इसको मैंने डार्क कर रखा है।
ठीक है, आप चाहोगे तो आपको ये ऐसा गोरा करके भी दिख सकता है। तो अभी यहाँ पर इसको डार्क रहने देते हैं। आओ अब आप इसमें जब नीचे जाओगे तो यहाँ पर पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखे हैं, सारे साल के बताए गए हैं क्या क्या करना है। और यहाँ पर जब आप आओगे, ये आ गया आपका पहले सेमेस्टर का सिलेबस, ये आया इधर देखिए। तो अब आपका यहाँ से आ गया हमारा पहला जूलॉजी का सिलेबस। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ईयर आपका फर्स्ट है, सेमेस्टर आपका फर्स्ट है। जूलॉजी का जो सिलेबस है वो फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, जिसका कोर्स टाइटल मतलब जो आपका पेपर का नाम है, भाई साहब प्रैक्टिकल में आपसे क्वेश्चन वाइवा में पूछा जा सकता है कि आपके कोर्स का टाइटल क्या है, क्या है आपके कोर्स का टाइटल, क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी जनरली में, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अभी अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, इसको जूम कर लेते हैं। अब तो आपको पूरा प्रॉपर दिख रहा होगा ना, अब आपको ये पूरा प्रॉपर दिख रहा होगा। तो इधर देखो, अपना टाइटल याद रखना, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी, साथ ही साथ जेनेटिक्स जो अनुवंशिकता तुमने क्लास 12th में पढ़ी थी। देखो फिर वही चीज़ है, अगर 11th और 12th प्रिपेयर है, साइटोलॉजी पूरी 11th क्लास में थी, जेनेटिक्स पूरी 12th क्लास में थी, इन्फेक्शियस डिजीजेस आपने सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले सेक्शन में पढ़ रखी हैं। तो अगर आपने 12th किया है तो आधे से ज़्यादा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, अच्छे से 12th किया है तो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये नीचे यूनिट वाइज सारी चीज़ें दे रखी हैं। अगर हम लोग पहली यूनिट देखें तो पहली यूनिट है हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स फर्स्ट। मतलब इसमें आपको जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी कोशिकांग हैं, उनके बारे में आपको कंप्लीट प्रिपेयर करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले तो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही प्रिपेयर करना होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए कितने मॉडल्स प्रपोज हैं, सारे मॉडल्स आपको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, डेनियली डेप्सन का सैंडविच मॉडल, ये सारे मॉडल्स आपको करने हैं। साथ ही साथ केमिकल स्ट्रक्चर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की मिलकर बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे ऐड होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन चैप्टर में आपको कंप्लीट ले लेनी है। उसके साथ में सेल के जो इंट्रैक्शंस हैं, जैसे सेल एडिशंस हैं, सेलुलर जंक्शंस हैं, कहाँ पर सेल जुड़ती हैं, कैसे जुड़ती हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलने के चांसेस कम होते हैं। इस यूनिट से आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर मिल जाता है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉल्टिंग आपको करना है। मेनली आप ये समझो कि इसमें आपको गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपने क्लास 11th में भी पढ़े थे, उनको आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है कि कैसे वो सेल में वर्क करती हैं, कैसे वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाती हैं। बस इतना सा आपको काम करना है और पहली यूनिट आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। साथ ही साथ नीचे देखो, इन्होंने कुछ चीज़ों को और ऐड कर दिया है कि जैसे नेशनल इंटरनेशनल बायोलॉजिस्ट या जोलॉजिस्ट कौन कौन है, हु हैव कंट्रीब्यूटिंग द जोलॉजिकल एंड लाइफ साइंसेज, उनका आपको थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन वगैरह भी देख लेना है। साथ ही साथ जो सेकेंड यूनिट है हमारी, सेकेंड यूनिट के अंदर हम लोग से क्या क्या पूछा गया है, देखिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल सेकंड। पहली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल फर्स्ट की यूनिट, ये सेकंड है। इसमें आपको देखो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन मिलता है, साइटोस्केलेटन जरूर पूछे जाते हैं कि कौन है जो सेल का स्केलेटन बनाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफ्लामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फ्लामेंट्स होते हैं, यहाँ से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये साइटोस्केलेटन आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद में दूसरा, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल्ड समझाना होगा। अच्छा 11th में आपने सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था, और अगर मेरे साथ भी पढ़ा होगा तो आपने साथ में ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था वो भी हम लोग ने पढ़ा था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ा था। तो यहाँ पर सेम माइटोकॉन्ड्रिया का देखो स्ट्रक्चर है, और जो 11th में हम लोग ने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ा था या ETS पढ़ा था, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बतानी है। और साथ में आपको पूरा ETS समझाना है, मतलब पूरी फॉस्फोराइलेशन करके दिखानी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा आना चाहिए, आता है। फिर पेरोक्सिसोम्स और राइबोसोम्स, इनके ऊपर आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। पेरोक्सिसोम्स और राइबोसोम्स के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। पूछ लिया जाएगा क्या फंक्शन है पेरोक्सिसोम्स का, राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है, कितने टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो अभी अगर कोई जो 11th या 12th का बच्चा हो, अगर इतना सिलेबस अगर वो देखेगा तो वो कहेगा यार मैं तो आराम से BSc कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने 11th और 12th बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है। और अगर आपने 11th 12th नहीं कर रखा है तो इन दो यूनिट्स में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। थर्ड यूनिट अगर आप देखें, ये भी क्लास
11th और 12th के मिक्सचर से मिलकर बनी है। तो यहाँ पर हम लोग से एक है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। अगर आपको ध्यान हो भाई, क्लास 11th में आपने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था न्यूक्लियस का, पूरे न्यूक्लियस के फंक्शंस पढ़े थे। सेम वही आपको न्यूक्लियस बताना है, क्या होता है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, कैसा होता है न्यूक्लियस में, क्या क्या काम होते हैं, क्या चीज़ होती है, क्रोमेटिन फाइबर्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें करनी है। देन आपको न्यूक्लियस का जो इंटर न्यूक्लियर मटेरियल होता है, डीएनए, आरएनए, इनकी पूरी कॉम्पोजिशन और ये सारी चीज़ें आपने 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो आपको ये यूनिट बहुत आराम से समझ में आएगी। मेरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th में 2 दिन में स्टार्ट होने ही वाला है, कल या परसों में स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें आपको पूरा केमिकल स्ट्रक्चर डीएनए आरएनए का देखना है, साथ ही साथ डीएनए की सुपर क्वाइलिंग के डीएनए क्वाइल्ड कैसा होता है, ये धागे कैसे क्वाइलिंग में आते हैं, क्रोमेटिन कैसे बनाते हैं, क्रोमोसोम को क्वाइल्ड होते होते क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है। और जब आप डीएनए की बात करोगे तो आप सारे डीएनए के कितने टाइप्स होते हैं, आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं, ये टाइप्स क्यों बनते हैं, इन टाइप्स में क्या डिफरेंसेस हैं, किसमें लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग है, किसमें राइट हैंडेड क्वाइलिंग है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने को मिलेंगी। साथ ही साथ डीएनए के स्ट्रक्चर पर आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 101% आपको ये क्वेश्चन मिलना चाहिए और मिलता है। नेक्स्ट अगर आप अगली यूनिट अपनी देखेंगे, जो यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 में आपसे कहा गया है सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। अगर आप क्लास 11th में साइटोलॉजी पढ़े हो तो क्लास 11th की साइटोलॉजी में सिंपल सा क्या था, एक पूरी यूनिट थी साइटोलॉजी, जिसमें हमारा सेल साइकिल, जिसमें हमारा सेल डिवीजन, जिसमें हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमारा बायोमोलिक्यूल, इतना चीज़ें आती थी। तो अभी बायोमोलिक्यूल को तो वहाँ से हटा दो, वो तो सेकेंड सेमेस्टर में बीएससी क्या पढ़ोगे, सिर्फ जो 2 चैप्टर आपने 11th में पढ़े थे सेल साइटोलॉजी में, सेल और सेल डिवीजन, वो पूरी यहाँ पर यूनिट आपको दे रखी है। पहला सिंपल सा पूछा गया है सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब ये अल्टरनेट फॉर्म में, कभी किसी साल माइटोसिस पूछ लेंगे, किसी साल मियोसिस पूछ लेंगे, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे ये बन सकता है। उसके बाद सेल साइकिल के रेगुलेशन कैसे हैं, कैसे सेल साइकिल रेगुलेट हो रही है, एपोप्टोसिस क्या होती है, कैसे सेलुलर डेथ होती है, कैसे सेल्स किल हो जाती हैं, मर जाती हैं, या उनका जो रेगुलर इंटरवल के बाद में डेथ होती है वो किस तरह से होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ करनी है। साथ ही साथ सेल में सिग्नलिंग कैसे होती है, कैसे सेल मैसेज भेजती हैं एक से दूसरे को, जैक स्टेट पाथवे उनके अंदर कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आपको इस यूनिट के अंदर करने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यूनिट देखें 5th यूनिट, देखो 5th यूनिट फिर तुम्हारी शुरू हो गई क्लास 12 से, और क्लास 12 अभी तुमने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 12 में, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, या हिंदी में अगर बोलें वंशागति का जो आपने पूरा वंशागति के सिद्धांत जो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा था, उसका मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, सेम टू सेम सारी चीज़ें यहाँ पर हैं कि आपसे बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं हेरिडिटी के, मेंडल चाचा कौन थे, मेंडल चाचा ने क्या क्या काम किए थे, कौन से लॉस प्रपोज किए थे, तो उसमें मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन कौन से थे, कौन सा लॉ मोनोहाइब्रिड पर बेस्ड था, कौन सा डाई हाइब्रिड पर बेस्ड था, रेशियो, फिनोटाइप, जीनोटाइप क्या आते थे, ये सारे क्रॉसेस करके देखने हैं। फिर मेंडल के एक्सेप्शंस, कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे बनते हैं, तो देखो मेंडल पे तुम्हारे लॉन्ग बन सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर आपके शॉर्ट पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका मेंडलिज्म के साथ साथ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो जो जीनिक सेक्स डिटर्मिनेशन है या सेक्स डिटर्मिनेशन में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, या ड्रोसोफिला को स्पेसिफिकली, ड्रोसोफिला हो गया, ह्यूमंस हो गया, बर्ड्स हो गई, आपने इनका सेक्स डिटर्मिनेशन 12th में पढ़ रखा होगा। तो साथ ही साथ ह्यूमंस का सेक्स डिटर्मिनेशन, कैसे लिंग निर्धारण होता है ह्यूमंस में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और सेक्स लिंक कैरेक्टर्स क्या होते हैं और डोजेज कंपनसेशन क्या इफेक्ट करती है सेक्स डिटरमाइन होने पर, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। देखो सिर्फ इतना पोर्शन में आपको सेक्स डिटर्मिनेशन करना है और इतने पोर्शन में आपको मेंडलिज्म करना है। बहुत आसान सी यूनिट है, यूनिट 5th। अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हो तो शायद 3 या 4 दिन में आप पूरी यूनिट को बहुत आराम से कवर कर लोगे। अभी अगर हम लोग अगली यूनिट देखें, अब ये क्या है, ये हो गई एक्सटेंशन।
एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि जो मेंडल ने अपने लॉज दिए थे या मेंडल चाचा की जो जितने भी नियम थे उनको और आगे फर्दर कैसे बढ़ाया गया, उसके एक्सटेंशंस क्या क्या हुए। तो एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म में आपका मल्टीपल एलील्स, आपने पढ़ा होगा एक या एक से ज़्यादा एलील्स का बनना, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग ब्लड ग्रुप को उठाते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल एलील्स में ब्लड ग्रुप ही पूरा प्रिपेयर कर जाना है। जीन इंटरेक्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जीन कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, वो आपको यहाँ पर करना है। जीन इंटरेक्शन आपको तभी समझ में आएगा जब आपने मेंडलिज्म की यूनिट कर रखी होगी। उसके बाद इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, उसके साथ में सेक्स इन्फ्लुएंस्ड या सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आपको एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड, एक्स वाई दोनों के लिंक, तो ये सारी चीज़ें आपको कर रही हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पर हर साल बहुत इंपॉर्टेंट है और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के ऊपर आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। इसके साथ में जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, एंटीसिपेशन, ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करनी है। और जीन एक्सप्रेशन या जीन रेगुलेशन कैसे होते हैं, ये सेमेस्टर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीन एक्सप्रेशन वगैरह आपको थर्ड सेमेस्टर के अंदर बहुत डिटेल में जाकर पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ इस यूनिट के लिए मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तैयार करना है, और उसके साथ में आपके जो सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे देखें, उसमें हमारी यूनिट 7th पूछी गई है, और यूनिट 7th में हमसे पूछा गया ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ह्यूमंस के क्रोमोसोम्स क्या हैं और उसका इनहेरिटेंस में क्या पैटर्न रहता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो अभी देखो तुम, ह्यूमन का पहले तो कैरियोटाइप, ये कैरियोटाइप का एक मॉडल बना सकते हैं हम लोग कि जितने भी आपके क्रोमोसोम्स हैं उसको अरेंज करके, अगर प्रैक्टिकल वर्क में आपसे कुछ करने को कहा जाए तो आप ह्यूमन कैरियोटाइप बहुत अच्छी चॉइस होती है। उसके साथ में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, ये एनोमैलीज, जिसमें स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल एबेरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल एबेरेशन जिसमें आपने नाम सुना होगा ट्राइसोमी, आपने नाम सुना होगा टेट्रासोमी, ठीक है, आपने नाम सुना होगा नल्लीसोमी। तो ये सारी जो नलीसोमी है, टेट्रासोमी है, ट्राइसोमी है, कि कैसे हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम बढ़ जा रहे हैं, क्रोमोसोम कम हो जा रहे हैं, क्या एबिरेशन आ रहा है क्रोमोसोम्स के न्यूमेरिकल पैटर्न, मतलब क्रोमोसोम्स के नंबर में, जिसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रिपेयर करनी होंगी। वो एग्जाम्पल्स की फॉर्म में आपको सिंड्रोम्स करने होंगे, लेकिन मेन आपको ये सब पता होनी चाहिए कि टेट्रासोमी, ट्राइसोमी क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, उसको एग्जाम्पल्स के साथ में आपको करना है। और जब आपसे स्ट्रक्चर के लिए कहा जाए तो यहाँ पर क्रोमोसोमल एबिरेशन में आपको डुप्लीकेशन, डिलीशन, ये सब भी आपको प्रिपेयर करके जाना है। पेडिग्री एनालिसिस पर आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन तो पेडिग्री पे नहीं बनता, पेडिग्री के सिंपल से चार्ट्स होते हैं। अगर आप क्लास 12th में पढ़े हो तो आपने इस टाइप से चार्ट्स पढ़े रखे होंगे कि ये एक फीमेल के लिए सिंबल है, ये मेल के लिए सिंबल है, और ये सिंपल इस तरीके से इनके नेक्स्ट जनरेशन दिखा दिया। अब किसमें डिजीज़ है, अब सपोज करो अगर इसमें डिजीज़ है, इसमें भी डिजीज़ है, ठीक है, और इसमें भी डिजीज़ है, तो आपसे सिंपल पूछ सकते हैं कि भाई अगर फर्स्ट जनरेशन में भी डिजीज़ है, नेक्स्ट जनरेशन में भी डिजीज़ है, तो किस टाइप की बीमारी का ये एग्जाम्पल हो सकता है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, अगर हर जनरेशन टू जनरेशन आपको बीमारियां दिख रही हों और कोई भी जनरेशन ऐसी नहीं हो जिसमें बीमारी नहीं आई हो, तो वो होगी ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन कि आपको एक चार्ट दे दिया और उसमें पूछ लिया ये कौन से टाइप की डिजीज है, या सीधे सीधे ऑटोसोमल डोमिनेंट का आपसे एग्जांपल पूछ ले कि ऑटोसोमल डोमिनेंट का कोई एग्जांपल बता दो, तो आप बता दोगे मायोटोनिक डिस्ट्रोफिया, ठीक है, कि मायोटोनिक डिस्ट्रोफिया जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल है। या ऑटोसोमल रिसेसिव का जो एग्जाम्पल है जिसमें पेरेंट्स नॉर्मल होते हैं, पेरेंट्स में बीमारी नहीं है रिसेसिव कंडीशन में, ठीक है, और अगर ये दोनों रिसेसिव साथ में मिलकर अगली पीढ़ी में जाएंगे तो बच्चे बीमार हो जाएंगे, मतलब पेरेंट्स नॉर्मल हैं, बच्चे बीमार हैं, तो ये आपको सिकल सेल एनीमिया में इस टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में। तो इस तरीके से आपसे चार्ट्स वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सारे पेडिग्री एनालिसिस करनी है और उसके साथ साथ जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव में कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, जिसमें सिकल सेल एनीमिया को आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से फोकस करके जाना है। अगला अगर हम लोग लास्ट यूनिट देखें, और ये 8वीं और आखिरी यूनिट है और शायद फेवरेट यूनिट है ये मेरी,
और इस यूनिट के अंदर क्योंकि फेवरेट इस वजह से भाई इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, इस वजह से मेरी फेवरेट है। तो इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जितने ऑर्गेनिज्म जो आपने 11th क्लास में स्टार्टिंग ही करी होगी, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से, या जूलॉजी में प्रोटोजोन से, हेलमिंथ्स से, तो वो सारे आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं बैक्टीरिया के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वायरस के क्या कैरेक्टर्स हैं, और फंगस के क्या कैरेक्टर्स हैं, प्रोटोजोन्स कैसे बीमारी फैला सकते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके साथ में आपको यहाँ पर कुछ डिजीजेस दे रखी हैं भाई। तीन, ये इतना पैराग्राफ छोड़ो, तुम सिंपल सा समझो। एक तो तुम्हें ट्राइपेनोसोमा करनी है जिसकी बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस, जिसको अनिंद्रा रोग कहते हैं। तो ये ट्राइपेनोसोमा को आपको बिल्कुल डिटेल में करना है, ट्राइपेनोसोमा पैलिडम को, ठीक है। सीसी फ्लाई से कैसे ग्लोसिना मोरिस्टेंस से ये ट्रांसफर होती है एक बंदे में, एक बंदे से दूसरे बंदे में, तो वो। साथ ही साथ प्लाज्मोडियम, जिससे आपको सिंपली मलेरिया हो रहा है, तो ये प्रोटोजोन डिजीज़ है, प्लाज्मोडियम आपसे पूछी जा सकती है। और उसके साथ साथ वोकेरिया बैंक्रॉफ्टाई से होने वाला फाइलेरिया एलिफेंटिएसिस, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जब भी इस टाइप से बने तो आपको पहले इसकी पूरी लाइफ साइकिल बतानी है, फिर आपको बतानी है कैसे डिजीज़ ट्रांसफ़र हुई, पैथोजेनिसिटी क्या है, फिर उसके सिम्टम्स क्या हैं, फिर उसका प्रिवेंशंस क्या है, कंट्रोल क्या है और प्रिकॉशंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें लेकर चलोगे। और लास्ट में इन्होंने एक चीज़ और ऐड कर रखी है, एपिडर्मियोलॉजी ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 क्या डिजीज थी, क्या प्रिवेंशंस हैं कोविड से, ये तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शायद हम सभी लोग उस टाइम से गुजरे ही हैं कि कोविड-19 की सारी बातें आप एक्सप्रेस कर सकते हो कॉपी पर, जो आपने उस टाइम फील किया होगा। तो इतना सा सिलेबस था, ये 8 यूनिट्स थी हमारे जूलॉजी के सिलेबस में। अगर आपको ये सारी यूनिट्स ध्यान से समझ में आ गई हो तो इसकी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दो। और हाँ, मेरे साथ ये डेली आप यूनिट वाइज यूनिट, एक एक यूनिट को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। बस आपको सिंपल सा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप अपनी रेगुलरिटी बनाए रखेंगे मेरे साथ में। जब भी वीडियो अपलोड करें आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में जो भी बीएससी से कंफ्यूज्ड प्रजातियां हैं शाहजहांपुर में या शिनापुर के आसपास, उन सब प्रजातियों तक आप ये वीडियो को पहुंचाएंगे। ये आपका सिंपल सा काम है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।